हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहे हो, राइट। तो गाइस, आज जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स के रिवीजन स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट 4 चैप्टर्स के रिवीजन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक चैप्टर के वीडियो शूट करूंगा, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो बहुत इजीली रिवाइज कर सको। तो 15-20 मिनट्स के आसपास जो है एक चैप्टर, उस तरीके से हम लोग 4 वीडियो शूट कर लेंगे, ताकि आपका जो है विद इन 1 और 1.5 आवर आपके चारों चैप्टर्स जो है वो इजीली रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी बार आप रिवाइज करना चाहो यहाँ से कर पाओगे। इसीलिए ये एफर्ट जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक से कर पाऊँ। एंड गाइस, यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि अब देखो, जैसे कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास से स्टैट्स पढ़े हैं उनको तो ये बहुत ही इजी जाएगा, बहुत ही इजीली वो लोग इसे समझ पाएंगे जो हमारा पूरा सेशन है, और उनके लिए बहुत आसान रहेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पास से पढ़ाई नहीं की है वो लोग भी इसे डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बस बात इतनी है कि आपने पहले वो चीज पढ़ी हुई होनी चाहिए, बिकॉज कि ये रिवीजन सेशन है तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फोकस हमारा ये रहेगा कि जो कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की रिविजन्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, चैप्टर 4 तक करेंगे, बिकॉज कि अभी जो आपका एग्जाम सेशन भी होगा तो उसमें मुझे नहीं लगता कि 4 चैप्टर से ज्यादा कहीं भी आ पाएगा। ठीक है, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये है स्पेसिफिकली, लेकिन जनरली दूसरे स्टेट्स में भी 11th में स्टैटिस्टिक्स का जो कंटेंट है वो यहीं से आता है, तो कोई ऐसे बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बाकी आप टॉपिक वाइज जो है वो जा सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं यहाँ पे स्टिक कर देता हूँ। ओके, तो गाइस फर्स्ट चैप्टर में आ गया मैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। गाइस देखिए, जब हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था, जब हमने इस चैप्टर की पढ़ाई स्टार्ट की थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फ्रेंड्स हम स्टैटिस्टिक्स में करते क्या है, हमारे पास कुछ डेटा होता है, उस डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि फिर हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करके कुछ डिसीजन मेकिंग कर सके, जो डिसीजन हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स जब बात आई थी कि डेटा होना चाहिए और डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसके लिए पहले जो डेटा है वो कैसे कलेक्शन होता है उसका चैप्टर हमसे यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा में आइए देखते हैं कौन कौन से कंसेप्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसमें थोड़ा सा डिटेल में भी बता दूंगा, और जो सिंपल सी चीज है उसे थोड़ा सा स्पीड में हम लोग कर लेंगे। तो गाइस, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा था। अली फजल, अबुल फजल नाम के व्यक्ति, अबू फजल नाम के व्यक्ति ने एक बुक लिखी थी, एन ए अकबरी, राइट। तो एन ए अकबरी ये जो बुक है, यहाँ से स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत हुई थी। इन्होंने यहाँ पे थोड़े से कुछ आइडियाज जो है शेयर किए थे। उसके बाद हमने देखा जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गॉटफ्रीड एशनवॉल्ड इन 1749। तो ये जो सब्जेक्ट का नाम है, ये जो एक पूरा स्टडी एरिया है, कहाँ से इसका नाम आया, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। 18th सेंचुरी में अब लोग ये समझने लगे कि सर, अगर हमें फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजंस लेने हैं तो हमारे पास डेटा होना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा की बातें भी आने लगी। लंदन में द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी 1834 में बनाई गई, जहां पे स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट को काफी डेवलप किया गया था। ये सब बातें गाइस हमारे लिए ठीक ठाक ही है, लेकिन बिकॉज कि हम इंडियंस हैं और हम इंडिया में स्टडी कर रहे हैं, सो हमारे लिए गाइस स्टैटिस्टिक्स का विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन ओरिजिन हमें ज्यादा ठीक से ध्यान में रखना है। ठीक है, so the Indian Statistical Institute ISI was founded by the well-known Indian statistician PC Mahalanobis, right? ये चीज आप याद रखना, 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इंडिया में बनाया गया। ठीक है, तो ये जो पीसी महालनोबिस सर थे, पीजी हुआ करते थे स्टैटिस्टिक्स में, कोलकाता यूनिवर्सिटी से वो हुए हैं। उसके अलावा हमने डेफिनेशन पढ़ा था
स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब गाइस ध्यान रखना, क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। अब जब साइंस होता है तो मैंने आपको बताया था कि साइंस कहाँ होगा, किस चीज को हम साइंस बोलेंगे, जहां पे सर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आती होगी, उसे हम लोग साइंस बोल देंगे। आगे बढ़े हम लोग, आगे आए यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। फ्रेंड्स देखिए, जो डेटा हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं उसमें दो तरीके का डेटा हो सकता है। एक क्वांटिटेटिव, जिसमें किसी चीज को आप बाय क्वांटिटी बता सकते हो, और एक होता था क्वालिटेटिव डेटा, जो कि क्वालिटीज के बेसिस पर हुआ करता था। जैसे कि किसी पर्सन की स्किल्स जो होती है, या किसी पर्सन की अगर हम हाइट की बात करें, तो अभी इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हर किसी की एक एक की हाइट जो है हम नोट नहीं कर सकते, और वो तो कंटिन्यूअसली चेंज भी होते रहती है, राइट, स्लाइटली स्लाइटली। तो जब हम हाइट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सर हाइट में जो लोग है तो 5 फीट से लेके 7 फीट के लोग, इस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे, वो हो जाएगा आपको क्वालिटेटिव डेटा। इसके अलावा क्वालिटेटिव डेटा में हम ऐसे भी बोल सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जो होता है वो आपका क्वालिटेटिव डेटा हो जाता है। एंड क्वांटिटेटिव डेटा, जो चीजें आप बाय एनी नंबर आप बता सकते हो, जैसे कि आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, उसके 10 यूनिट्स है, तो आप बता पा रहे हो कि ये 10 यूनिट्स है सिंपली, तो ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा हो जाता है, राइट। जितना हमारे पास डेटा हुआ करता था, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, अब जरूरी नहीं है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन को यूज करके ही डिसीजन मेकिंग करें, तो इसीलिए जो पूरी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी इसे हम बोलते थे पॉपुलेशन, राइट। उसके लिए हम एन का यूज करते थे, कैपिटल एन, जैसे कि फाइनाइट पॉपुलेशन भी बोला जाता था। आगे आए हम लोग इसमें, इफ अ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिक देन इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। तो जहां पे आप एग्जैक्टली नंबर्स में नहीं बता सकते हो किसी कैरेक्टरिस्टिक को, वो हो जाता था क्वालिटेटिव वेरिएबल। We shall call such qualitative characteristic as an attribute। जैसे कि मैंने आपको बताया, एट्रीब्यूट के बेसिस पर जब हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो क्वालिटेटिव डेटा हो जाता है, और जहां पे आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं तो फिर क्वांटिटेटिव डेटा बोला जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बताया था जब डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे यहाँ पे नवसारी गुजरात में कॉमर्स के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए कि नवसारी में कितने कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, 11th स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक के कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं खुद डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर वहां के प्रिंसिपल सर से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करके मैं डेटा लेकर आता हूँ, ठीक है। जो डेटा मुझे चाहिए वो मैं खुद जाकर कलेक्ट करता हूँ, तब आपका डेटा हो जाएगा प्राइमरी डेटा। एंड अगर डेटा जो है किसी और ने कलेक्ट किया है उसे मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, तो वो अपना हो जाता था, उसे हम बोलते थे सेकेंडरी डेटा, राइट। So the data originally collected by an authorized agency or investigator। मैंने आपको बताया था कि प्रणव सर अगर कॉलेज में जाके इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और फिर उनके पास से इंफॉर्मेशन मैं यूज कर लेता हूं मेरी रिपोर्ट के लिए, मेरी डिसीजन मेकिंग के लिए, तो इन दैट केस वो सेकेंडरी डेटा हो जाए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सेकेंडरी डेटा, जैसे कि मैंने आपको समझाया, अब बहुत सी गाइस इंटरनेशनल एजेंसीज होती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। तो ये लोग जो है वो काफी सारा रिसर्च करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो आपको जो है बहुत सारे टॉपिक्स का डेटा जिसका उन्होंने रिसर्च किया है तो उनसे आपको मिल सकता है, तो वो आप यूज करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन गाइस सेकेंडरी डेटा को यूज करने में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, आगे आएगा वो डिस्कशन हम लोग देखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। सबसे पहले हमने ये भी देखा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। मैंने आपको बता दिया सर डायरेक्टली मुझे जो डेटा चाहिए था मैंने कलेक्ट किया और फिर यूज किया, दैट इज प्राइमरी डेटा। किसी और ने कलेक्ट किया था और मैंने यूज किया, दैट इज सेकेंडरी डेटा। बहुत सिंपल से पॉइंट्स है।
प्राइमरी डेटा में आपको आपके एफर्ट्स, आपका पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जबकि सेकेंडरी डेटा आपको रेडीमेड मिल जाएगा। फिर बात आई थी फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। सर ये जो इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत है ये हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? अब यार देखो बहुत सी बार क्या होता है कि जो डेटा आपको चाहिए वो किसी और के पास से मिल सकता है, लेकिन पर आप जो है उस पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको उस डेटा के बेसिस पे अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो यार थोड़ा सा रिस्की लग सकता है ना। एक्चुअली डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, फिर आप उसके ऊपर रिलाई करो या ना करो वो बात की बात रहेगी। ठीक है, तो कभी अगर ये चीज होती है कि दूसरा जो सोर्स है वो रिलायबल नहीं है, हमें खुद ही डेटा कलेक्ट करना पड़े, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हुआ करते हैं। सबसे पहला आ गया था अपने पास डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी जैसे मैंने बताया, मुझे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन लेनी थी, तो मैं डायरेक्टली जाकर उनके प्रिंसिपल सर से मिलकर इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। डायरेक्ट इंक्वायरी, मुझे डेटा चाहिए मैं खुद जाता हूँ और लेकर आता हूँ। ठीक है, इतना इजी कंसेप्ट था ये। उसके बाद हम लोग एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरीज में आए थे कि सर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट होगी और रिलायबल होगी, बिकॉज आप खुद ही जाकर लाए हो। उसके अलावा आप लोगों से मिलोगे तो ज्यादा बेटर वे में आपको एक्सप्लेन कर सकते हो और आप ही उनसे सही इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बिकॉज कि आपको ही चाहिए और आप ही जाकर कलेक्ट कर रहे हैं। राइट, सिंपल सी चीज है ना यार, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको किस टाइप में चाहिए, कितनी चाहिए, आपको पता है, तो आप अगर खुद ही कलेक्ट करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया था, द इंटरव्यू एन्यूमरेटर। राइट, एन्यूमरेटर उसे कहा गया है। काफी अच्छा ये मेथड है, लेकिन ये लिमिटेड होता है। अब फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे नवसारी गुजरात में रहता हूँ और मुझे इंफॉर्मेशन मुंबई की कॉलेज से चाहिए, तो क्या मैं मुंबई जाऊँ क्या? फिर कल मुझे दिल्ली से इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिल्ली जाऊँ। तो यार कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी है वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी कुछ बताए थे। द मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ एन्यूमरेटर, काफी आपको टाइम लग जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि कितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। टाइम भी लग जाएगा और मनी भी लग जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट भी इन्होंने अच्छा बताया था, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड मे बी लेस रिलायबल इफ द एन्यूमरेटर्स आर अनट्रेन्ड। फ्रेंड्स ये भी चीज एक खास इंपॉर्टेंट है कि यार जिसको मैंने इंफॉर्मेशन लेने भेजा है, अब हर कॉलेज में मैं नहीं जा सकता था ना, तो मैंने क्या किया, कुछ लोगों को दूसरे कॉलेजेस में भेजा और कुछ खास कॉलेजेस में मैं खुद जाकर आया। तो लेकिन यार वो लोग है ना ठीक से इंटरव्यू लेकर ही नहीं आए, इंफॉर्मेशन लेकर ही नहीं आए, तो मेरा लॉस हो गया। मैंने खर्च किया, उनको भेजा और ऊपर से वो लोग इंफॉर्मेशन भी सही नहीं ला पाए। तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये अपना डायरेक्ट इंक्वायरी की बात हुई। हम लोग प्राइमरी डेटा की बात कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा में कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, और उसमें हमने इनडायरेक्ट इंक्वायरी की बात करी, डायरेक्ट इंक्वायरी की बात की। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इंक्वायरी, इसका मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताया नहीं, मैंने आपको सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा बताया था। इनडायरेक्ट इंक्वायरी अभी आपको समझ 2 मिनट में याद करवा देता हूँ। हमने क्या बात करी थी, देखिए मुझे कॉलेज के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मैं कॉलेज गया, इंफॉर्मेशन लेकर आया, तो ये हो गई डायरेक्ट इंक्वायरी। मैं कॉलेज जाता नहीं हूँ, मैं एक मेल लिखता हूँ कॉलेज के प्रिंसिपल को और उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंफॉर्मेशन दे दीजिए, या फिर मैं उन्हें फोन करता हूँ। मैं उन्हें फिजिकली मिलने नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। है ये प्राइमरी डेटा है, लेकिन इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ठीक है, in any of the following situations the investigator contacts an organization or a person capable of conducting inquiries and gets relevant information। ठीक है, जहाँ पे आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप डायरेक्टली जितना भी टाइम पॉसिबल है उतने टाइम में जा नहीं सकते, या फिर इंफॉर्मेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, या फिर वहां जाकर आने का खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है, ये सारी बातें, ये सारे रीजंस हुआ करते थे इनडायरेक्ट इंक्वायरी के लिए। ठीक है जी, एडवांटेजेस कहा है सर, आपका प्राइमरी डेटा तो है ही, सिर्फ इंक्वायरी आप इनडायरेक्टली कर रहे हो, तो ये काफी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। When a respondent associated with inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the information।
अब गाइस कभी कभी ये चीज भी होती है कि आप अगर पर्सनली जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप उन्हें मेल करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उनके टाइम के हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ये भी यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। इट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट, टाइम, एनर्जी, सब कुछ सेव होता है, बिकॉज आप जो आपने फोन कर दिया या ईमेल कर दिया और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। डिसएडवांटेजेस क्या है सर? व्हेन इंडिविजुअल और organization associated with the task of providing information have any prejudice or biased attitude, the information may be less reliable. But guys हमें ध्यान रखना होगा, जो इन्फॉर्मेशन सामने वाला व्यक्ति हमें दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। And the method becomes useless when a third party from whom the information is obtained is dishonest. And guys एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि वो थर्ड पार्टी जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो उसकी ऑनेस्टी है या नहीं, वो कहीं आपको कुछ भी तो नहीं बता रहा है, जो गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, कि ये चीज रहेगी जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर इसमें और एक मेथड बताया है, मेथड ऑफ क्वेश्चन। सर सबसे सिंपल एक काम करो ना आप, इसके लिए मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था याद होगा, मैंने आपको बैंक के सेविंग अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म का एग्जांपल दिया था। देखिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होती है, तो बैंक, अब आप बैंक में जाते हो, बोलते हो सर मुझे अकाउंट ओपन करना है, तो आपको एक फॉर्म दे देंगे, बोलेंगे ये फॉर्म फिल करके दे दो, अपना फोटो लगा दो और आप फॉर्म हमें सबमिट कर दो, हम आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। क्यों भाई, हर एक चीज वो आपसे पूछता और वो लिखता, इससे अच्छा उसने एक क्वेश्चनर बना के दे दिया, ठीक है, एक फॉर्मेट बना के दे दिया, भाई जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे लिख के खत्म हो जाए, तो काफी टाइम बचेगा और जल्दी हो जाएगा। सो दैट इज द मेथड ऑफ क्वेश्चन। A list of logically arranged questions relevant to the object of the study is made. This space between the questions is provided for the answer. ठीक है, the space between the questions provided. ठीक है, तो एक फॉर्म होता है ना, बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, या हम एग्जाम के जो फॉर्म भरते हैं वो सिंपल सा फॉर्म होता है, उस तरीके से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, जब हम क्वेश्चनर की बात करते हैं तो इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप जो है पोस्ट के थ्रू आपकी जो क्वेश्चनर्स है वो भेज दीजिए सामने वाली पार्टी के पास और वो लोग आपको फिल करके भेजिए। दूसरा, आप अपने पर्सन को भेजिए कि भाई तू जा उनसे बात कर ले और उनका फॉर्म तू खुद भरकर लेके आ। जैसे अगर आपको याद होगा तो जो सेंसस होता है, जो पॉपुलेशन काउंटिंग का जो पूरा चलता है सेंसस, जो हर 10 साल में एक बार होता है, तो तब आपके घर पे जो लोग आते हैं वो आपका फॉर्म होता है लेकिन भरते वो खुद ही है, ताकि मिस्टेक ना हो और बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए ठीक है, रिपीटेटिव काम ना करना पड़े। तो ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चनर्स तो बनाओ लेकिन फिर आप एन्यूमरेटर्स के साथ उसे भेज दो, किसी को भेज के वो फॉर्म फिल करवा दो जो कि प्रॉपर्ली फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आंसर था आपके लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। जब आप क्वेश्चनर बना रहे हो किस बात का आपने ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बताया है कि सर इसका एक कवरिंग लेटर या फिर एक एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए जिससे कि समझ में आए कि आप ये इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो, राइट, द पर्पस ऑफ स्टडी। दूसरा, सर जो भी आप इसमें क्वेश्चंस पूछते हो, अब देखो यार जो सामने वाला है वो जरूरी नहीं है ना कि इंटरेस्टेड होगा आपको इन्फॉर्मेशन देने में, और ऊपर से फिर भी वो दे रहा होगा, लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चन दे दोगे तो फिर वो बोलेगा नहीं देना है जवाब, छोड़ यार बहुत ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें कम से कम क्वेश्चंस रखने चाहिए। उसके बाद द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, और ये भी है कि भाई आप कितनी डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हो उसके भी हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सेट हो सकते हैं। दूसरा बोला है कि क्वेश्चनर्स बहुत डिफिकल्ट ना बनाए, इजीली सबको समझ में आ जाए ऐसे बनाने चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि भाई सामने वाले को इंसल्टिंग लगे, है ना, ऐसे भी नहीं होने चाहिए, कुछ हमने ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कि आप जिससे पूछ रहे हो आपकी लैंग्वेज इतनी जो सोफिस्टिकेटेड ना हो कि सामने वाले को समझ में ही ना आए। ठीक है, तो ये सारी बातों का हमने क्वेश्चनर में ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक बहुत अच्छा इसमें होता है कि सर आप जो है क्या करो, आप टिक मार्क के बॉक्सेस दे दो, यस नो यस नो यस नो, तो सामने वाले के लिए बहुत इजी है, वो आप क्वेश्चन लिखो यस नो के 2 बॉक्सेस दे दो, वो टिक कर देगा, आपका काम खत्म, तो उसका भी जल्दी हो जाएगा और आप वो आपको फटाफट से क्वेश्चनर फिल करके भी दे देगा। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस लॉजिकल होना चाहिए।
अब देखो गाइस, आप जब बैंक का फॉर्म देखते हो तो सबसे पहले आपका नाम पूछता है ना, नाम पूछता है, फिर मम्मी का नाम, फादर का नाम, और उसके बाद में आपका एड्रेस, फिर फोटो वगैरह वगैरह होता है। अब आप तो जो आपके हाथ में फॉर्म आया और सबसे पहले ही एड्रेस पूछ लिया। अब भाई एड्रेस पहले ही पूछ रहा है क्या, नाम लिख, नाम पूछ ले पहले हमारा। एड्रेस का क्या करेगा, तूने हमारे घर में आना है खाना खाने। तो भाई यही है कि जो अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस है, हमारी ये बात हो चुकी है काफी इसमें डिटेल में, कि भाई जो अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस है वो लॉजिकल होना चाहिए। आप थोड़ा सोचना, सोच समझ के क्वेश्चन को सेट करना। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको जो बताया कि यस नो वाले ऑल्टरनेटिव्स अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा उसमें आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि सामने वाले को बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिमेन दिया था इन्होंने क्वेश्चन का, छोटा सा स्पेसिमेन है, 10-12 क्वेश्चन में खत्म किया, ऐसा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना। ठीक है, और उसके बाद ये सब सिंपल सी चीजें थी। क्वेश्चन बाय पोस्ट, आप एक तो आप पोस्ट से भेज दो तो सामने वाला उसे फिल करके भेज देगा आपसे, लेकिन अगर आप पोस्ट से भेजोगे फ्रेंड्स तो आप जो है रिटर्न का जो पोस्ट का टिकट होता है उसका पेमेंट करके ही भेजो, ताकि सामने वाले को पैसे खर्च ना करने पड़े, अदरवाइज वो आपको भेजेगा ही नहीं, है ना। ये एक चीज थी, सिंपल सी चीज थी, आप देख सकते हो इसे। क्वेश्चन बाय एन्यूमरेटर मैंने आपको बताया, मैंने फॉर्म्स तो बना लिए लेकिन मैंने एक पर्सन को भेज दिया है कि भाई ये फॉर्म्स तू खुद ही फिल करना, जैसे कि सेंसस में होता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है, आपके फॉर्म्स वेस्ट नहीं होते, और दूसरा फॉर्म जो है वो पर्टिकुलरली सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से फिल होकर आपको मिल जाती है, जिससे कि आपका काम जो है वो काफी आसान हो जाता है। ठीक है जी, बहुत इजी पॉइंट है। और इसमें गाइस एक बहुत अच्छी बात हमने डिस्कस की थी कि सर आप फॉर्म एन्यूमरेटर के साथ भेजो तो उसमें एक और फायदा है। देखो, जब हम डायरेक्ट इंक्वायरी में एन्यूमरेटर से करवा रहे थे, और अगर मैं उससे ऐसी क्वेश्चनर बना के नहीं देता हूँ तो वो अपने हिसाब से सवाल पूछ के जवाब लेकर आता था, और बहुत सी बार ऐसा होता था कि वो इंफॉर्मेशन जो है एक्स्ट्रा लेकर आता था जो किसी काम की नहीं होती, जो जरूरी था वो नहीं लाता था। लेकिन अगर मैं एन्यूमरेटर को फॉर्म के साथ भेजूं तो वो बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि उसे भी पता है कि कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। वो फॉर्म फिल कर करके उसके माइंड में सेट हो जाएगा कि भाई अपने नेक्स्ट टाइम अगर बिना फॉर्म के भी हम जाएंगे तो भी हमें ये सारे सवाल पूछने हैं। ठीक है, प्राइमरी डेटा की बात हुई, उसके बाद सेकेंडरी डेटा में सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा मैंने आपको बताया था कि रेडीमेड इंफॉर्मेशन किसी ने कलेक्ट किया है, मैंने उसे यूज कर लिया, मेरा रिपोर्ट बना लिया, काम खत्म कर दिया। तो भाई फिर हमने बात करी थी कि ये सेकेंडरी डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, राइट। सो सेकेंडरी डेटा हमें मिल सकता है गवर्नमेंट के पब्लिकेशन की, जैसे कि एनएसएसओ, मैंने आपको बताया ना, सैंपल सर्वे, या आपका जो सेंसस होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हम इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा कुछ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का रोल है और कुछ जो है पब्लिक का रोल भी आ जाए, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे कि IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से आप कोई डेटा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ से ले सकते हैं। ये सारी बातें, इनके बहुत सारे पब्लिकेशंस आते हैं, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है काफी रिलायबल होती है, बिकॉज कि ये सब बड़े स्टेटस वाली एंटिटीज। रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा गाइस जो स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च बेस्ड वर्क करती है उनसे भी आपको डेटा जो है सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। और उसके अलावा कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर ऑटोनॉमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं जो प्रोजेक्ट बेसिस पे कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, वहां से भी डेटा ले सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला पंचायत एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। उसके अलावा बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इस तरह के जो जर्नल्स आते हैं इनके, उसमें भी आपको काफी रिलायबल डेटा मिल सकता है। देन न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर्स गाइस डेली, और पीरियोडिकल आने वाला मतलब जो वीकली या मंथली आता है वो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। एक बहुत खास, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था हमारे इस चैप्टर में वो ये है गाइस, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। इस चैप्टर में से कुछ पूछना होगा ना तो यही पूछेगा, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि डेटा जो हम यूज कर रहे हैं वो किसने कलेक्ट किया है, ये हमें देखना चाहिए।
जिस भी व्यक्ति ने वो डेटा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन रिलायबल है, ये चीज। दूसरा, द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डेटा मस्ट बी रेलेवेंट टू द पर्पज ऑफ स्टडी। दूसरा, सर सामने वाले व्यक्ति ने वो डेटा कलेक्ट किया था तो किस कारण से किया था, किस पर्पज से किया था, ये चीज आप जानना। एक और चीज, द कलेक्टेड डेटा मस्ट नॉट बी टू ओल्ड। वो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ओल्ड नहीं होनी चाहिए। अब 10 साल पहले की इंफॉर्मेशन अभी यूज करोगे ना तो आपके सब डिसीजन गलत हो जाएंगे, राइट। Before using secondary data, the matters regarding scope of data, region for which the data are collected, and the definition of the terms should be ascertained. तो आपने सारी चीजें ठीक से देखनी चाहिए भाई कि ये जो डेटा कलेक्ट हुआ था वो किस कारण से हुआ था, कौन से एरिया से किया है, और क्या वो डेटा मेरे एरिया में भी लागू करता है, ठीक है। सिंपल सा मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि अगर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर कोई स्टडी की गई है तो उसका जो डेटा है क्या वो मैं यहाँ पे गुजरात में यूज करूँ या ना करूँ, ये मुझे सोचना चाहिए। Then direct use of estimated data should be avoided. The estimates given may be wrongly calculated. और estimation पे तो यूज करना ही नहीं चाहिए। किसी ने बोल दिया मुझे लगता है कि 10 साल बाद ये होगा, तो उसके बेसिस पे तुम डिसीजन मत ले लेना, एस्टिमेट्स के बेसिस पे नहीं चलेगा। एंड दी मेथड ऑफ कलेक्शन, और ये भी देखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने जब कलेक्शन किया है तो कौन सी मेथड यूज की थी भाई। ऐसी परफेक्ट मेथड होगी अगर किसी की परफेक्ट डेटा आता है, जैसे कि क्वेश्चनर बनाया है और वो एन्यूमरेटर के साथ भेजा है और एन्यूमरेटर्स भी बहुत अच्छे से हाईली ट्रेन्ड थे, तो उस केस में वो डेटा आपके लिए हाईली रिलायबल हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग आए, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर जो है उसका मैं अलग से दूसरा सेशन बना लेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो इसे हम लोग एंड करते हैं। पीसी महालनो भी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लास्ट में थोड़ी सी दे रखी है, ठीक है। इंडिया के फेमस स्टैटिस्टिशियन हुआ करते हैं, राइट, ठीक है जी। तो आप इसे जो है काफी अच्छे से यूज करें, यहाँ से रिवाइज करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डेफिनेटली पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।